खबर का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ ये बड़ी खबर है आपको बताएं। शीतकालीन सत्र के गर्म रहने की संभावना हम आपको बता रहे हैं और ये हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष की गर्मी देखने को मिल सकती है। सरकार को घेरने की पूरी मोर्चाबंदी विपक्ष किए हुए है। हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहां पर बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। अपने सभी विधायकों के साथ वो बातचीत करेंगे और 8 दिसंबर को हुड्डा के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी और सत्ता पक्ष को किस तरह से संसद में घेरा जाए, विधानसभा में प्रवेश के लिए टीकाकरण जरूरी, इन मुद्दों पर वो बात वहां पर कर सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र के गर्म रहने की संभावनाएं साफ तौर पर इस बार देखने को मिल रही है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष किस तरह से अब पलटवार करेगा, यह देखने वाली बात होगी। जनता के मुद्दों पर यह संग्राम जो है वो विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में देखने को मिल सकता है। विपक्ष तो तैयार है, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष किस तरह से तैयार है, अब यह बात देखने वाली होगी। चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत का मुद्दा हो, एमएसपी नहीं मिल पा रही है किसानों को, यह मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, एचपीएससी का मुद्दा, भर्ती घोटालों का विषय, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर सकता है। पूरी मोर्चेबंदी विपक्ष के द्वारा यहां पर की जा सकती है। विपक्ष के इन तीखे सवालों का क्या कुछ काउंटर रहता है? कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार केशव जी। क्या कुछ तैयारी है सर इस बार? देखिए केशव जी, इस बार से क्या, जब पिछली बार का सत्र हुआ उसमें भी और ये जो अभी सत्र आने वाला है, किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। क्योंकि सरकार से चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे पूरे प्रदेश में खाद को लेकर जिस तरह हाहाकार मचा, जिस तरह मारामारी मची, चाहे उसका मसला हो, मतलब, और इस समय हरियाणा में सरकार के खिलाफ हर वर्ग में, चाहे वो इस प्रदेश का युवा हो, चाहे इस प्रदेश का किसान हो, चाहे इस प्रदेश के कर्मचारी हो, मुद्दों की कमी नहीं है। और फिर चाहे एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश और प्रदेश में महंगाई का हो, इन सबसे हम सवाल करने वाले, सबके ऊपर सवाल करेगी कांग्रेस पार्टी सरकार से कि आखिर वो कब तक लोगों से वादे करके और उन वादों को जो वो नहीं निभाते हैं, आखिर वो कब तक इस तरह से सरकार वो चला पाएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय जो प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी है, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान ये भी कहा था कि एमएसपी नहीं रहेगी तो हम सरकार का साथ छोड़ देंगे, और कानूनों को लेकर भी उनकी अजीब तरह की टिप्पणियां उनके नेता की आती थी, वो कानून भी काले साबित हो गए, एमएसपी भी हरियाणा में नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि इस समय सरकार से सवाल करने के लिए केशव जी बहुत सारे सवाल हैं। इस प्रदेश के हित में बहुत सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र में उनसे पूछने वाली है, उनका जवाब लेगी। और ये भी हम तो ये भी कहते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे, जब 2014 का मैनिफेस्टो जारी हुआ केशव जी, उसमें बहुत सारी चीजें थी। आप उस मैनिफेस्टो को निकाल के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगने की करने की बात कही थी। उन्होंने रोजगार की एक सीमा रखी थी कि इतने लोगों को हम रोजगार देंगे। उन्होंने ये भी कहा था, उनका एक बहुत बड़ा वादा था कि 5 एकड़ से कम के किसान को, ये मैनिफेस्टो में भाजपा के 2014 के में 2000 कम के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है हरियाणा में कि 5 एकड़ से कम के किसान को 3000 रुपए पेंशन देगी और उनको 5 लाख तक का ऋण देगी बिना ब्याज के। और उनका इसमें यह भी था कि वो एलआईसी के मुद्दे को हल करेंगे। उनका ये भी था, मतलब उन्होंने बहुत सारे वादे उसमें कर रखे हैं और कोई भी वादा, बेरोजगारी को लेकर उनका वादा था, सरकार उन वादों को निभा नहीं पाई है, खाली वादे ही रह गए। अगर आप बीते वक्त के 2-3 चीजें देखेंगे केशव जी, जिसको हम हर बार डिस्कस करते रहते हैं,
सरकार ने एमएसपी को खुद खत्म किया। सरकार ने जब बाजरे की खरीद के ऊपर ये कहा कि हम 600 रुपए प्रति क्विंटल का और पर एकड़ 8 क्विंटल का बोनस देने वाले किसान को, और उससे पहले 10 दिन पहले एक वादा यह था कि जो बीपीएल परिवारों का सरसों का तेल बंद किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि हम उनके खातों में पैसे डालने वाले हैं। आप पूरे हरियाणा में चेक करवा लीजिए, मैं अपने जिले की बात करता हूँ क्योंकि लोगों के यहाँ आसपास देखता हूँ, ना ही अभी तक वो 600 रुपए, उसमें दो ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिनमें खुद मेरी नोटिस में है, उन ना तो अभी 600 रुपए आए हैं, ना ही उन लोगों को तेल का पैसा आया है। तो सरकार वादे तो कर जाती है और बड़े बड़े बोल भी बोल जाती है, और जिस तरह का कितना बड़ा मुद्दा इस समय प्रदेश में है, जिस तरह से भर्तियों को लेकर अब जो बड़ा स्कैम सामने आया, सरकार के लोग उसमें इन्वॉल्व पाए, मैं समझता हूँ कि इसको लेकर भी, यानी कि खालिद भाई ये बात कह सकते हैं कि भले ही शीतकालीन सत्र है लेकिन पूरा गर्मा गर्मी से भरा हुआ वो रहने वाला है, पूरा मोर्चाबंदी मुद्दों को लेकर आपने लगाई। हाँ, प्रदेश के लोगों की बड़ी लेवल की आवाज जो इस समय प्रदेश में हाहाकार मचा है चारों तरफ, बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का कितना बड़ा मुद्दा है, आपने देखा नहीं किस तरह से सरकार के कर्मचारी इन्वॉल्व है पेपर लीक कराने में। अगर ये परतें खुली दर पदर आप देखिएगा, इसमें बहुत बड़े नाम सामने आएंगे, और ये सवाल हम कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं इस बात का जवाब लेता हूँ। विधु रावल जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका, जवाब दे सकते हैं आप। मैं जब सुन रहा था खालिद की जानकारी को बड़े धैर्य से सुन रहा था, लेकिन मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था वो क्या बोली जा रहे हैं। इन्होंने एमएसपी की बात कही तो मैं उनको याद करवा दूं, शायद उनको जानकारी में नहीं तो मैं जानकारी दे देता हूं कि आज तक किसी भी कांग्रेस की सरकार ने एक दाना भी एमएसपी पर नहीं खरीदा। अरे गिरेबान कभी झांक तो लिया करो, हम देश के अंदर 11 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है हरियाणा सरकार, ना तो भविष्य, ना तो भूतकाल में और ना तो वर्तमान में, कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, आज तक एक दाना भी नहीं खरीदा। और ये लोग हमें लेक्चर कर रहे हैं जो कि देश के अंदर सबसे ज्यादा 11 फसलों को खरीद रहे हैं। दूसरी बात, बाजरे की उन्होंने बात की, कागजों में खरीद। अरे भाई कागजों में नहीं, भुगतान हो रहा है उसका, आपको भुगतान की दे देता हूँ, आप कागजों में नहीं खरीद पाए। अरे आप कागजों में खरीद रहे हैं, हमने आप कागजों में खरीद रहे हैं रावल साहब, और हमने धरातल पे किसानों के लिए काम किया, उसका नतीजा ये रहा रावल जी, उसका नतीजा ये रहा कि कभी किसान की आवाज, ऐतिहासिक आंदोलन है। रावल साहब सुनो, इस देश में रावल साहब सुनो, अब आप जब ये झूठ बोलते हैं ना, थोड़ा उसमें वो लगता है। केशव जी पूरी दुनिया में सर एक एक करते हुए खालिद भाई सुनो तो सही। ठीक है विधु जी मैं एक सवाल ले लेता हूँ खालिद जी का, फिर मैं पूरा समय आपको दूंगा। खालिद जी जल्दी से एक सवाल उनको ये कहिए, चलिए 1 मिनट रुक जाएगा। रावल साहब आपने कागजों में खरीद की है, अच्छी बात है। हम आपको बता देते हैं कि देश की आजादी से लेकर 2014 आने तक, देश की आजादी से 2014 आने तक कभी भी अगर इस देश के किसानों को कोई समस्या हुई तो कांग्रेस पार्टी ने उनको ससम्माल मंत्रिमंडल के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, किसानों को, इस देश के किसानों को सम्मान किया। इस देश के अंदर आजादी के बाद पहला एक ऐसा आंदोलन हुआ। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ अब। खालिद जी मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। विधु जी उनका कहना है कि 2014 तक अगर किसानों के लिए कुछ किया तो हमने किया, कैबिनेट की बैठकों के अंदर बैठकर उसका समाधान निकाला। मैं बताऊंगा क्या किया इसने, और अब मैं उम्मीद करूंगा अब कम से कम खालिद भाई बीच में नहीं बोले। तो मैं पहले उनकी एमएसपी वाली, एक तो वो अपनी जब उनकी बारी आए तो जरूर अच्छे से बताइए कागजों में खरीद कैसे होती है। ये कागजों में खरीद होती कैसे है मुझे नहीं पता कैसे होती है, इनके पास कोई नुस्खा होगा तो बताएंगे एक बार। लेकिन इनकी कोई भी सरकार, ना तो हरियाणा में जब ये सरकार में थे तब, ना तो अब वर्तमान में इनकी 3 जगह सरकार में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, एक फसल भी एमएसपी पर नहीं खरीदते और यहां पर बैठकर लेक्चर करते हैं। कितनी बेशर्मी के साथ कैसे बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे आगे चलते हैं। इन्होंने कहा भर्ती घोटाले की बात कह रहे थे, ये मेरे हाथ में 13 दिसंबर 2012 का इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपके टीवी चैनल पर दिखा रहा हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है और ये क्या कह रही है, पीएम किन टू चेयरमैन चाइल्ड,
हरियाणा सिविल सर्विस ऑल इन फैमिली 151 लोगों को एचसीएस की भर्ती किया था और उनमें कौन कौन थे? गायत्री हुड्डा, राजेंद्र सिंह हुड्डा जो कि चीफ मिनिस्टर साहब हुड्डा साहब के उस समय भतीजे थे, उनकी लड़की, मीनाक्षी दहिया जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के भाई की साली की लड़की थी, उसको कर दिया। रोहित यादव जो कैप्टन अजय यादव उस समय बिजली मंत्री थे, उनके दामाद को एचसीएस बना दिया। एकता चोपड़ा जो एमएस चोपड़ा उस समय एक सुपर ओएसडी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री के सुपर ओएसडी हुआ करते थे, एमएस चोपड़ा, उनकी लड़की आ गई। राधिका सिंह, मनवीर सिंह बढ़ाना जो उस समय के चेयरमैन थे एचपीएससी के, उनकी लड़की आ गई। अरे ये हमें लेक्चर देंगे, लिस्ट बहुत बड़ी है, आपके पास समय नहीं है। एक एक व्यक्ति की तफ्तीश हुई थी और ये निकली थी बात। ये लोग इस प्रकार से लेक्चर देते हैं, मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं। अब इनके तीसरे सवाल पर आ जाता हूं, जो इन्होंने मेरी बात को रोककर, शायद इनको अच्छा लगता होगा कि मैं इनकी किस प्रकार से पर्दाफाश करता हूं। एक और सवाल इन्होंने पूछ लिया, उसका भी कर देता हूं। 2014 तक क्या कह रहे हैं कि कैबिनेट आकर बात किया करती थी। चलो उसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। 4 जून 2011 को बाबा रामदेव को आपके 4 कैबिनेट मंत्री, एक नहीं दो नहीं, केंद्र के 4 मंत्री उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने गए, उनके साथ पूरा दिन वार्ता की और परमिशन लेकर जो अपना आंदोलन कर रहे थे, रात को अनप्रवोक्ड, रात को 1:30 बजे उनके महिला और बच्चों पर पुलिस ने जो बर्बरता की, सैकड़ों लोग घायल हुए। राजबाला नाम की एक महिला की दुखद मृत्यु हुई वहां पर। हम तो उनको शहीद भी नहीं कह रहे हैं, इतना नहीं ला पाते ना हम चीजें। लेकिन 1975 में देश के लोकतंत्र पर ताला लगाने वाले, पूरे देश के संपूर्ण विपक्ष को और हर विरोधी आवाज को जेल में ठूसने वाले लोग यहाँ पर हमें प्रीचिंग दे रहे हैं। 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले, और आज तक माफी नहीं मांगी इन्होंने। इस परिवार ने आज तक माफी नहीं मांगी। मनमोहन सिंह बेचारे से माफी मंगवा दी। वो लोग यहाँ पर जो कहते थे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आज तक भी माफी नहीं मांगी इन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा कि मैं समझा नहीं पाया, इस बात तक की भी माफी मांग ली प्रधानमंत्री जी ने। ये लोग आकर प्रीचिंग करते हैं। ठीक है रावल साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक सवाल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो एक दिन पहले इस बार बुलाई गई है, पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, अगर आप स्पष्ट कर पाए तो? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो हाउस के अंदर जो फंक्शनिंग होने वाली होती है, उस फंक्शनिंग में क्या एजेंडा रखने वाले हैं उनको निर्धारित करती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले बुलाइए, पहले भी ऐसा होता रहा है। ये कोई चलन से हटकर बात नहीं है, ये होती है और ये चलना ही चाहिए। इसमें निर्धारित होगा कि कितने समय तक सदन चलना चाहिए, क्या क्या विषयों को सदन पर लेना चाहिए और किस किस प्रकार से जो बहुत सारी पेंडिंग जो बिल्स हैं उनको किस प्रकार से पुश करके पास करवाना चाहिए। इसके साथ साथ उसी समय से ही शुरू हो जाएगी वो कवायद, जिसमें सभी विपक्षी लोगों को भी साथ बिठाकर उनसे चर्चा करके किस प्रकार से सदन अच्छी बेहतर तरीके से चले। हरियाणा के जनमानस पे एक्सचेकर का जो पैसा लगता है सदन में, उस पैसे का एक एक पाई का सदुपयोग हो, ऐसा विपक्ष के लोगों से ठीक है। निवेदन मैं खालिद जी के पास आता हूँ। खालिद जी, क्या क्या मुद्दे हैं जो सदन में उठाने वाले हैं आप? देखिए, ये इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं 2-3 चीज जो रावल साहब ने कही, मैं उनका जवाब देना जरूरी समझता हूं। सर, उन्होंने 2000 खालिद भाई, मेरे सवाल का आप बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक हो जाता है ना इन चीजों से। फिर जी बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जो आप संसद में उठाने वाले हैं? सर देखिए, मैंने पहले आपसे पहले उसमें कहा कि इस बार प्रदेश में चारों तरफ मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। इस समय जो भर्तियों में घोटाले पाए गए, भर्तियों में एक बहुत बड़ा स्कैम पाया गया। हमारा सवाल सरकार से हर हाल में ये रहेगा कि आखिर उसमें बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, क्या वो सरकार की इन्वॉल्वमेंट मानी जाएगी? हमारा मुद्दा ये है, हम ये पूछेंगे सरकार से कि जो प्रदेश में महंगाई की हम राहत उम्मीद करती है प्रदेश की जनता, आखिर वो क्यों नहीं है? हम उनसे ये पूछेंगे कि एमएसपी के लिए आप कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, एमएसपी को आप खुद खत्म कर देते हैं। जब आप 600 रुपए का बोनस का ऐलान करते हैं और 600 रुपए आप नहीं, ठीक है, मैं इन तीन मुद्दों का जिक्र करता हूं। पहले आपने पहला मुद्दा उठाया भर्ती घोटाले को लेकर कि बोर्ड कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या सरकार की इन्वॉल्वमेंट है? रावल साहब, क्या तैयारी होगी विधानसभा के पटल पर जवाब देने की आपकी? चाहे तो खालिद चहलका जी जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं, ये चाहे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो फिर आकर सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं रणदीप सुरजेवाला जी, और चाहे तो सीएनसी के कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर जो है हुड्डा, उनको इस घोटाले का पता कब चला
जब सरकार की एजेंसी ने और मुख्यमंत्री जी की एजेंसी ने, विजिलेंस ने उन पर छापा मारकर इस घोटाले को उजागर किया। हम खुद इसमें विसल ब्लोअर हैं। इनको तो पता ही तब चला जब हमने बताया, और हमने बताया इसलिए क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर एक भी व्यक्ति अगर कोई गड़बड़ करता है तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसको याद करने लायक, इसको सजा करवाई जाए, उसका एग्जाम्पल सेट किया जाए और हर गड़बड़ को उजागर कर उसमें किस प्रकार से किसी का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई हो और नुकसान करने वालों को सजा मिले, ये हमारा काम है। दूसरा, इन्होंने एक और सवाल उठाया था, महंगाई। इनके 2004 से लेकर 2014 तक हमेशा 2.5 के आंकड़े में महंगाई का इन्फ्लेशन रेट रहा। जो महंगाई दर है हमेशा जो है 2.5 के आंकड़े में रहा, जो डबल डिजिट की रही हमेशा इन्फ्लेशन। हमने जब से अब तक आए हैं हमारी एट एन एवरेज 3.7% है इन्फ्लेशन। हमने इनसे 1/3 हमारे यहाँ पर महंगाई दर रही है और हमने लोगों की हमने हर वर्ग की आय को बढ़ाया है। इसके बावजूद भी महंगाई को ऊपर कंट्रोल किया है। इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये है कि हमने हर प्रकार से महंगाई को भी कंट्रोल किया है और लोगों की जेब के अंदर पैसा आए, ऐसा भी। ठीक है। तीसरा भी इनका सवाल है, एमएसपी खत्म कर रहे हैं। एमएसपी का भी बता देता हूं मैं। एमएसपी इन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक जितना भी एमएसपी पर खर्च किया, ये पब्लिक डोमेन की चीज है। अब ये कागज क्या होता है मुझे नहीं पता। इन्होंने जो खर्च किया वो नहीं, कागज का मतलब इस बात से है कि आप रिकॉर्ड्स के अंदर तो ये बात बता रहे हैं कि हम 1925 रुपए 1975 रुपए दे रहे हैं, लेकिन किसानों को मिल 1600-1700 रुपए रहा है। नहीं, ना, ये कांग्रेस के समय हुआ करता था, जब राजीव गांधी जी बेशर्मी के साथ कहा करते थे कि मैं ऊपर से दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो नीचे जो है 15 रुपए भेजते हैं। आपको तमीज है? अरे बदतमीज आदमी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के शहीद होने वाले व्यक्ति के लिए आप ऐसे यूज करते हो? देश के लिए शहीद कैसे हुआ? तमीज है थोड़ी बहुत? देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश को शहीद होने वाले, शहीद होने वाले इंसान के लिए, देश के नहीं, खालिद जी उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया सर? उन्होंने कहा है कि बेशर्मी से बताया करते थे। उन्होंने ये कहा बेशर्मी थी, ये बेशर्मी थी कि वो कहते थे ये ऑब्जेक्ट कैसे? नहीं रावल साहब नहीं, इस तरह की प्लीज नहीं, ये लैंग्वेज नहीं। रावल साहब इस देश में सबसे छोटा, सबसे मक्कार, अगर इस देश को प्रधानमंत्री मिला तो रावल साहब इस तरह की भाषा नहीं सर, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। शहीद होना है प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात बोलते हो? क्या करते हो तुम? ये काट के तुमको तमीज नहीं रही है? इस भाषा में काट के तुमको तमीज नहीं है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति के लिए किस तरह शब्द यूज करेंगे? खालिद गलत ना बोल। ठीक है खालिद जी, खालिद भाई तू चाटता है, 10 जनपद के चाटता है, पप्पू पे चाटता है। रावल साहब खालिद भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं मुद्दों पर बढ़ रहा हूं। खालिद भाई उनका कहना ये था, ठीक है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। रावल साहब मैं आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूं। मैं इसी पर सुधार करता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। अच्छा, खालिद चहल का जो कि दिमाग से सटक गए, गलत शब्द बोलने लगे, लेकिन मैं अपनी बात में सुधार करता हूं। मैं ऐसा कहता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बड़े गर्वान्वित होकर सीना चौड़ा कर कहा करते थे कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जब उनकी सरकार थी, नीचे से लेकर ऊपर तक उनकी सरकार थी, उस समय राजीव गांधी जी सीना चौड़ा कर कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो नीचे गरीब व्यक्ति तक 15 रुपए भी नहीं पहुंचते। इसके लिए उनको और उनकी पुश्तों को गर्व महसूस करना चाहिए। यहाँ बैठे खालिद को भी अभी बात पूरी नहीं हुई, एक वाक्य और है इसमें, और वो वाक्य ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से 2000 रुपए भेजती है तो 1999 रुपए नहीं पहुंचते, पूरे के पूरे 2000 रुपए उनके खातों में पहुंचते हैं। इसलिए कागज नहीं है, कागज ये चलाया करते थे। इन्होंने 10 साल में 3,73,000 करोड़ के एमएसपी पर खर्च किया है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। हमने 8,14,000 इनसे दुगने से भी ज्यादा केवल 7 सालों में दे दिया। ये यहाँ पर बैठकर लेक्चर करते हैं, हर बात में विरोधाभासी। और खालिद भाई आपको खेद व्यक्त करना चाहिए अपने साथी प्रवक्ता के बारे में गलत बोलने का। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, मैंने सुधार कर लिया, उम्मीद करूंगा आप भी सुधार करेंगे। ठीक है खालिद जी, भर्ती घोटाले पर इनका कहना है कि आपको तो पता तभी लगा जब स्टेट एजेंसीज ने उस मुद्दे को उठाया, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसियां हैं? नहीं,
सरकार के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट क्या कहती है कि सरकार से अलग है वो लोग? नहीं, जो सरकार के सुनिए सरकार के खालिद भाई ये कंफ्यूजेबल हो जाता है। सरकार के अधिकारियों का मतलब क्या भाजपा के अधिकारी हैं वो? क्या भाजपा ने उनकी नियुक्तियां की है? इस समय सत्ता किसकी है प्रदेश में? भाजपा की है ना सर। तो किए तो आप लोगों के भर्ती हुए होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि सदा से ही भाजपा रही है सर। आप अधिकारियों के ऊपर भी पहला सवाल। और खालिद भाई सुनिए दूसरा सवाल सुनिए तो सही। दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट अगर 1% वैसे है नहीं अभी तक, जो जानकारी जब तक जांच सामने नहीं आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी। जब एक एजेंसी, सरकार की एजेंसी ये कह रही है कि भाई हमारे कर्मचारी इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट कैसे आ जाती है? सरकार तो यहां पर गलत को बाहर निकालने का काम कर रही है। ये गलत नहीं है, ये गलत को छिपाने की प्रक्रिया है। उनको लगता है कि एक छोटी मछली का शिकार करने से इस देश और प्रदेश के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जब इसकी परतें खुलेंगी तो खालिद जी क्या मैं आपके कहने का मतलब, खालिद भाई क्या मैं आपके कहने का मतलब ये मानूं कि सरकारें जहां भी अधिकारियों पर कार्रवाई करती हैं तो वो सच को छिपाने के लिए करती है, वह इंक्लूडमेंट किसी और का होता है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो? आप देखो, हम अगर हम चाहे तो इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अपवाद है। किसी कर्मचारी को बलि का बकरा बनाकर सरकार में बैठे बड़े पदों पर लोगों को बचाने की कवायद है। अगर इसकी जांच सीबीआई के मजिस्ट्रेट से होगी या हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट से, आप ये मांग उठाएंगे? आप ये मांग उठाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? हमने तो पहले कहा है, हम ये बोल चुके हैं। हमारे नेता कांग्रेस पार्टी। ठीक है रावल साहब, एक आखिरी मैं आखिरी जवाब ले रहा हूं। रावल साहब, अगर ये मांग उठाएंगे सीबीआई या हाईकोर्ट की जज से मांग करवाने की, तो क्या आप स्वीकार करेंगे उसे? देखिए, जिस एजेंसी ने इस भ्रष्टाचार को पकड़ा है, पहले तो प्रथम दृष्टिया उस पर किसी भी कारण से संदेह करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, मेरे पास इनपुट है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ, इसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद पर्सनली इन्वॉल्व है इस घोटाले के अंदर, और उससे डरकर ये बात को भटकाने के लिए और जांच को भटकाने के लिए, एजेंसियों को हतोत्साहित करने के लिए ये जानबूझकर जांच को भटकाना चाहते हैं। हम इनकी बिल्कुल किसी बात में नहीं आएंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल मिलेगा अंत में जब परतें खुलेंगी, और इसलिए ये शोर मचाए शोर के कारण ये इस प्रकार से हल्ला मचाना चाहते हैं कि कुछ भी करके जांच रुक जाए। नहीं रुकेगी जांच। जांच आपके घर तक पहुंचेगी, ये आग आपके घर तक पहुंचेगी इसकी जांच की। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका विदुर रावल जी, खालिद चहलका जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का।